महाराणा प्रताप सिंह बाल्यकाल व युवावस्था। सांगा की हत्या के उपरांत मेवाड़ में सत्ता पाने के लिए गृहयुद्ध छिड़ गया। उस काल का संक्षिप्त विवरण इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि इस गृहयुद्ध का प्रताप के जीवन व व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ा। साथ ही हमें यह संदेश भी मिलता है कि एक राष्ट्र की प्रगति व स्वतंत्रता के संघर्ष में नेतृत्व की रक्षा की कितनी आवश्यक है। सभ्यता जब एक विराट समझ वाले नेता को खोती है तो अराजकता व अशांति ही परिणाम होता है। समाज का संतुलन व शांति का निर्वहन क्षणभंगुर होता है। कभी एक व्यक्ति की अनुपस्थिति से समाज की पूरी संरचना ढह सकती है तो कभी एक व्यक्ति की उपस्थिति डूबती हुई सभ्यता को बचा सकती है। 1528 में सांगा की हत्या के पश्चात उनके पुत्र रतन सिंह द्वितीय सिंहासन पर विराजे। रतन सिंह ने मालवा के सुल्तान को पराजित किया। वे सुदृढ़ शासन चला रहे थे कि उनके सौतेले मामा सूरजमल के साथ उनका वैर हो गया। दोनों के बीच हुए तलवार युद्ध में रतन सिंह का निधन हो गया। सूरजमल सांगा की पत्नी महारानी करमाती के भाई थे। करमाती अपने पुत्र विक्रमादित्य को राजा बनाना चाहती थी। यह अवसर उन्हें रतन सिंह की हत्या से मिल गया। विक्रमादित्य बहुत ही निम्न कोटि का शासक व राजा सिद्ध हुआ। वह मल्ल युद्ध करने वाले पहलवानों को अपने आसपास रखता तथा मेवाड़ के निष्ठावान व बुद्धिमान सामंतों का निरंतर अपमान करता। मेवाड़ के सामंत चित्तौड़ से दूर होते गए। यह जानकर गुजरात के मुसलमान शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी। यह वही बहादुर शाह था जिसे सांगा ने चित्तौड़ में शरण दी थी। यहाँ एक और असत्य को गिराना आवश्यक हो जाता है। एक विचित्र व पूर्ण रूप से निराधार बात महारानी करमाती के विषय में प्रचलित की गई है। वह यह है कि करमाती ने बाबर के बेटे हुमायूं को एक राखी बेचकर चित्तौड़ की रक्षा की गुहार लगाई, जबकि ऐसी कोई राखी महारानी के द्वारा भेजी ही नहीं गई। वीर विनोद के अनुसार मेवाड़ के कुछ अफगानी सामंतों ने हुमायूं से अवश्य सहायता मांगी थी। हुमायूं ने चित्तौड़ के लिए कूच भी किया, किंतु ग्वालियर के पास उसे बहादुर शाह का पत्र मिला, जिसकी पंक्तियाँ हिंदू मुस्लिम एकता की पींगे बजाने वालों के लिए विशेष रूप से उद्धृत करना उचित होगा। बहादुर ने लिखा, मैं जिहाद करने जा रहा हूँ। यदि तुम विक्रमादित्य का साथ देते हो तो अल्लाह के सम्मुख क्या मुँह लेकर जाओगे। हुमायूं ने अपने धर्म के सहोदर की बात मानते हुए ग्वालियर में ही डेरा डाल लिया। यह सफ़ेद झूठ प्रचलित किया गया कि हुमायूं चित्तौड़ विलंब से पहुंचा था, जबकि हुमायूं ग्वालियर में ही ठहर गया था। मेवाड़ कभी पहुंचा ही नहीं। बहादुर का हमला सर पर जानकर करमाती ने मेवाड़ के सामंतों से गुहार लगाई। रानी ने लिखा, अब तक चित्तौड़ राजपूत के हाथ में रहा है, पर अब उनके हाथ से निकलने का समय आ गया है। मैं किला तुम्हें सौंपती हूँ, चाहे रखो चाहे शत्रुओं को दे दो। मान लो तुम्हारे स्वामी अयोग्य ही हैं, तो भी जो राज्य वंश परंपरा से तुम्हारा है उसके शत्रु के हाथ चले जाने से तुम्हारी बड़ी अपकीर्ति होगी। यह एक बार पुनः मेवाड़ के यशस्वी व विश्वासपात्र सामंतों ने मातृभूमि की पुकार का उत्तर दिया तथा चित्तौड़ की रक्षा हेतु सब लामबंद हुए। राघव वागसी के नेतृत्व में अर्जुन हाड़ा, राव सत्ता, मालसो नगरा, डोडिया भाण, भैरवदास सोलंकी, झाला सज्जा तथा 1 दर्जन से अधिक बड़े सामंत चित्तौड़ की रक्षा हेतु एकत्रित हो गए। मुसलमान अपनी तोपों के कारण चित्तौड़ की सेना को हराने में सफल रहे। 8 मार्च 1535 ईस्वी को 32,000 राजपूत व अन्य हिंदू सैनिकों ने चित्तौड़ की रक्षा में प्राण गंवाए। रानी करमाती ने 13,000 अन्य हिंदू स्त्रियों के साथ जौहर किया। विक्रमादित्य छोटे भाई उदय सिंह व कुछ सैनिकों के साथ दूर से भाग निकला। बहादुर शाह की सेना को राजपूतों ने भयंकर हानि पहुंचाई थी। कुछ दिनों बाद मालवा के मंदसौर में हुमायूं व बहादुर शाह के बीच हुए युद्ध में बहादुर शाह पराजित हुआ। मेवाड़ के सामंतों की ने अवसर पाकर चित्तौड़ को पुनः ग्रहित कर लिया। विक्रमादित्य को पुनः मेवाड़ का राजा बना दिया गया। पाठकों को स्मरण होगा कि सांगा के एक बड़े भाई पृथ्वीराज थे। एक दासी द्वारा पृथ्वीराज का एक पुत्र था जिसका नाम बनवीर था। बनवीर क्रोधी व अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था जिसे सांगा ने देश निकाला दिया था। प्रभावहीन विक्रमादित्य को देख बनवीर चित्तौड़ लौट आया और धोखे से विक्रमादित्य की हत्या कर दी। इसके पश्चात बनवीर विक्रमादित्य के छोटे भाई उदय सिंह को मारने के लिए महल की तरफ रवाना हुआ। यहाँ हम उदय सिंह की दाई माँ के अकल्पनीय अविश्वसनीय त्याग के साक्षी बनते हैं। पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह के स्थान पर राजश्री शयन कक्ष में सुला दिया। बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझ सोते बच्चे के 2 टुकड़े कर दिए। पन्नाधाय उदय सिंह का नाम लेकर जोर जोर से विलाप करने लगी ताकि बनवीर को संदेह न हो जाए। पन्नाधाय अपने पुत्र की अंत्येष्टि के अंत तक रुकी और फिर उदय सिंह को सबसे छिपाकर कुंभलगढ़ ले अपने पति के साथ भयंकर कष्ट पाते हुए किसी तरह छिपते छिपाते यह महान श्री कुंभलगढ़ के स्वामी आशा देवपुरा के पास पहुंची
तथा उन्हें सत्य कह सुनाया। आशा देवपुरा ने बालक उदय सिंह को प्रश्रय देकर मेवाड़ के सामंतों को सूचित किया। मेवाड़ के सभी सामंतों ने उदय सिंह को अपना राणा माना तथा उनके नेतृत्व में मावली के युद्ध में बनवीन को पराजित कर उसका वध किया। यूँ एक और विलक्षण त्याग की गाथा के फलस्वरूप मेवाड़ राजवंश समाप्त होते होते बचा लिया गया। पन्नादाई माँ ने स्वामी भक्ति व निष्ठा के भाव को उस शिखर पर आरूढ़ कर दिया जिसे छूना असंभव है। एक क्षण के लिए हम उस संकल्प व पीड़ा को अनुभव कर सकते हैं जिसके चलते पन्नादाई माँ ने अपने बच्चों की बलि चढ़ा दी। हिंदू धर्म यूं ही नहीं बचा है, बहुत माओं की गोद उजड़ी है, बहुत स्त्रियां अनाथ हुई हैं। मलेच्छों के समूह के इस लंबे संघर्ष में मेवाड़ के जन जन ने मूल्य चुकाया था। ऐसे अनगिनत बलिदानियों ने मुसलमानों के साथ युद्ध की इस अग्नि में अपने रुधिर का घी बनाकर डाला था। तब जाकर धर्म की वह जोत निरंतर अंकम ज्वाला बनकर जलती रही। यदि उस रात उदय सिंह बनवीर के हाथों मारे जाते तो कोई भी महाराणा प्रताप नहीं होते। प्रताप के अभाव में अकबर हमारे पूरे देश को ग्रस्त लेता तथा फिर हिंदू धर्म के अंतिम चिन्ह भी समाप्त हो जाते। मानव इतिहास में सभ्यताएं इतनी ही क्षणभंगुर है। भारतीय उपमहाद्वीप में धर्म की अग्नि को प्रज्वलित करने का श्रेय पन्नादाई के उस महान बलिदान को भी जाता है जिसने मातृभूमि और स्वामी भक्ति के आगे अपना सर्वस्व लुटा दिया। पन्नादाई माँ को उदय सिंह ने सगी माँ की तरह ससम्मान अपने पास चित्तौड़ में रखा। 1540 ईस्वी में उदय सिंह मेवाड़ के महाराणा बने। उसी वर्ष 9 मई को उनकी सबसे बड़ी रानी जयवंताबाई के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम प्रताप रखा गया। प्रताप मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र और महाराणा सांगा के पौत्र थे। इनकी माता जयवंताबाई ने इनका लालन पालन कर इन्हें संस्कारित किया था। प्रताप हुष्ट पुष्ट और साहसी बालक थे। बाल्यकाल में ही उनकी माता ने उन्हें अपने राजवंश, हिंदू धर्म एवं मेवाड़ की धरती के प्रति निष्ठावान रहने की शिक्षा दी थी। जयवंताबाई ने ही प्रताप को 2 खड़ग रखने के लिए भी कहा था क्योंकि वही राज्य के ध्वज को धारण करने वाले थे। यह वचन उन्होंने जीवन पर्यंत निभाया। प्रताप के पिता उदय सिंह अपनी छोटी रानी एवं प्रताप की भी माता भटियाणी रानी धीरबाई पर अनुरुक्त थे। उदय सिंह के इन्हीं रानी भटियाणी से 2 और पुत्र थे जिनका नाम जगमाल और सगर था। जगमाल को उनकी माता ने मेवाड़ का महाराणा बनने की महत्वाकांक्षा से पाला था। उदय सिंह की आसक्ति का लाभ उठाकर भटियाणी रानी अपनी योजना पर आराम से ही काम कर रही थी। जब प्रताप अपनी जन्मभूमि कुंभलगढ़ से उदयपुर आए तब उदय सिंह ने प्रताप को वहां नहीं रहने दिया था। उन्हें उनकी माताजी को चित्तौड़ दुर्ग के नीचे कुंवरपदा अर्थात राजकुमार के निवास में रहने का आदेश दिया। प्रताप एवं उनकी माताजी की सुरक्षा हेतु केवल 10 सशस्त्र सैनिक दिए गए थे तथा प्रताप और उनकी माताजी के लिए भोजन भी चित्तौड़ दुर्ग से बड़े ही अपमानजनक तरीके से भेजा जाता था। मेवाड़ में किसी भी राजकुमार के साथ आज तक ऐसा व्यवहार नहीं हुआ था, किंतु प्रताप ने इस अपमान के समय को भी अवसर में परिवर्तित कर लिया। प्रताप अपने बाल्यकाल में भी उदार हृदय के व्यक्ति थे एवं उन्होंने भोजन पेटी की एक परंपरा आरंभ की। जो भी भोजन प्रताप एवं उनकी माताजी के लिए दुर्ग से आता था, प्रताप उसको अपनी रक्षा में लगे सैनिकों के साथ बैठकर ग्रहण करते थे। यह कृत्य उनके समय से पूर्व किसी ने भी नहीं किया था तथा इसके कारण प्रताप के प्रति अनेक सैनिकों की निष्ठा एवं सम्मान बहुत बढ़ गया था। जैसे ही यह बात सभी जगह फैली तो न केवल सेना वरन आम जन भी उनके इस व्यवहार से बहुत प्रभावित हुए। धरती पर बैठकर सैनिकों के साथ भोजन करने की यह प्रथा प्रताप ने स्वयं जीवन पर्यंत निभाई। सेना के प्रत्येक नायक के साथ जननायक प्रताप के अत्यंत मधुर संबंध बन गए। सभी उन्हें प्रेम और सम्मान की दृष्टि से देखते थे। प्रताप के वंचित बाल्यकाल ने मेवाड़ राज्य के लिए भी एक अवसर उत्पन्न किया जो प्रताप द्वारा मुगलों की सेना पर विजय में निर्णायक सिद्ध हुआ और इसी कारण यहाँ उसका उल्लेख होना आवश्यक है। मेवाड़ में सदा से ही पर्वतों में रहने एवं वनों पर निर्भर रहने वाली स्थानीय भील जाति का निवास था। ये भील राष्ट्रीय भोजन, रीति नीति, भाषा इत्यादि से दूर रहते थे। यद्यपि बाबा रावल का जीवन प्रथमतया ओगुना पंडरवा के भीलों ने ही बचाया था और राजपूत एवं भीलों का संबंध 7वीं शताब्दी से प्रारंभ हो चुका था, किंतु प्रताप के काल में इस संबंध को और अधिक दृढ़ता मिली। आने वाली शताब्दियों में मेवाड़ के मुगल साम्राज्यवादियों के साथ हुए युद्धों में इस संबंध का प्रभाव अभूतपूर्व था। प्रताप ने राजवंश से प्रजा के मध्य की सीमाओं को धुंधला कर दिया। प्रताप मेवाड़ के राजकुमार होकर बहुत सरलता से नितांत निर्धन व सामान्य प्रजाजनों के साथ
खाना पीना व उठना बैठना रखने लगे। यह एक ऐसी घटना थी जो राजस्थान के सामंतवादी समाज में कभी देखी सुनी नहीं गई थी। भीलों के साथ रहने के कारण प्रताप मेवाड़ की एकता को कई सोपान ऊपर ले गए। बाल्यकाल में प्रताप चित्तौड़ के निकट के वनों में विचरण करते थे, जहाँ उन्होंने अपनी आयु के भील बालकों से मित्रता स्थापित की और आखेट के अतिरिक्त अरावली के पर्वतों एवं घाटियों में जीवन जीने की कला सीखी। भील समाज का मेवाड़ के आमजनों पर एक और उपकार का उल्लेख आवश्यक है। मेवाड़ के महाराणा जब प्रजा को मैदान से उठकर पठारों की ओर पलायन का आदेश देते थे तो इसे शुष्क भूमि नीति कहा जाता था। यह शत्रु की सेना को भूखा प्यासा रखने के लिए मेवाड़ की जनता का अप्रतिम बलिदान था। ऐसी विपत्ति के समय भील समाज ही पूरे राज्य की जनता का भरण पोषण करता था। भील समाज का हिंदुओं की स्वतंत्रता से राजपूतों के सम्मान ही महत्वपूर्ण योगदान है। हिंदू समाज को हृदय से हमारे इन भील पुरखों के प्रति अनुग्रहित होना चाहिए। भीलों ने प्रेमवंश प्रताप को कीका कहकर संबोधित करना आरंभ कर दिया, जिसका अर्थ भील की भाषा में छोटा बालक होता है। इस घटना का यह भी अर्थ हो सकता है कि बालक प्रताप के प्रति भील स्त्रियों का मातृवश विशेष स्नेह था, अन्यथा भील समाज में कीका शब्द अपनी जड़ें नहीं जमा पाता। जब प्रताप का मेवाड़ के सिंहासन पर राज्यारोहण हुआ तब भी भील उन्हें राणा कीका के नाम से ही संबोधित करते थे और स्वयं प्रताप भी इस संबोधन का उतने ही प्रेम से स्वीकार करते थे। मानव इतिहास में ऐसा मुश्किल से ही पाया जाता है जहाँ भारत के सबसे बड़े और धनांजय राज्यवंशों में से एक का राजकुमार अपनी प्रजा के साथ ऐसा घनिष्ठ संबंध रखे कि राजा और प्रजा में कोई अंतर ही नहीं रहा। और यही विचित्र संबंध हमारे देश की अद्भुत संस्कृति और सभ्यता का द्योतक है। एक और जहाँ मध्यकालीन राजस्थानी जीवन शैली में सामंतवाद एवं जातिवाद की आलोचना होती है तथा इनसे पीड़ित लोगों के लिए घड़ियाली आंसू बहाए जाते हैं, कोई बुद्धिजीवी मेवाड़ के राजवंश से मेवाड़ के विस्मृत सपूत अर्थात भीलों के बीच के इस अटूट विलक्षण संबंध का यशगान तो दूर चर्चा भी नहीं करता। भीलों ने प्रताप को अरावली की संकीर्ण घाटियों में रहना तथा वन में जीवन रक्षा करना सिखाया। जंगली पशुओं में आत्मरक्षा तथा स्थिति में भी अपने एवं अन्य सभी के लिए भोजन व्यवस्था करना इत्यादि सभी बातें सिखाई। प्रताप के निर्देश पर भील योद्धा को मेवाड़ की सेना में सम्मिलित किया गया एवं उन्हें सैन्य प्रशिक्षण प्रदान किया गया। भील सेना प्रताप की आंख व कान बन गई। मुगलों की सेना की छोटी सी गतिविधि की सूचना प्रताप के पास घंटों पहले पहुंच जाती। इस सामरिक बढ़त के कारण ही प्रताप मुगलों को पराजित कर पाए। भीलों ने जीवन पर्यंत प्रताप की सेना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई एवं प्रताप तथा उनके वंशजों के साथ अपनी निष्ठा बनाए रखी। प्रताप के जीवन के सबसे कठिन समय हल्दी घाटी युद्ध से दिवेर के अभियान तक ये भील ही थे जिन्होंने मेवाड़ की सीमाओं की सुरक्षा का भार संभाला एवं मुगलों को इस पूरे काल में सीमाओं के समीप भी नहीं आने दिया। आधुनिक विज्ञान कहता है कि बाल्यकाल के अनुभव व्यक्ति के चरित्र निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। प्रताप के बाल्यकाल की इन घटनाओं का उनके व्यक्तित्व पर प्रभाव हम स्पष्टता से देख सकते हैं। प्रताप के बाल्यकाल के विषय में हम इतना कह सकते हैं कि यद्यपि वह मेवाड़ के राजवंश में जन्मे ज्येष्ठ पुत्र थे, फिर भी उन्होंने अपने जीवन के आरंभ से ही संघर्ष एवं कष्टों का अनुभव किया। तथापि स्वयं को दीनहीन मान हृदय में क्रोध व देश पालने के स्थान पर उन्होंने अपनी प्रजा व करुणा को निखारा। अपने परिवार, प्रजा एवं ब्राह्मण विश्व में मानवीय मूल्यों के आधार पर संबंधों को सुगंधित एवं प्रगाढ़ किया। एक समझ जो उन्हें अपने संचित कर्मों से प्राप्त हुई थी, उनकी माता के वितराग, लालन पालन और साथ ही उनके आध्यात्मिक झुकाव ने उन्हें सांसारिक दुर्बलताओं से दूर शिक्षा, युद्ध कौशल, परिजनों के प्रति प्रेम व सम्मान जैसे मूल्यों पर आधारित जीवन जीने को प्रेरित किया। उन्होंने विश्व को अपूर्णीय वासना की दृष्टि से न देखकर केवल कर्तव्य कर्म की दृष्टि से ही देखा। उन्होंने विश्व को अपूर्णीय वासना की दृष्टि से न देखकर केवल कर्तव्य कर्म की दृष्टि से ही देखा। वह सब सहज स्वीकार किया जो जीवन ने उन्हें दिया। अपने प्रारंभिक दिनों के अपने जीवन के प्रत्येक अवसर का भरपूर सदुपयोग कर प्रताप अपने परिवार तथा धर्म के गौरव हेतु सूर्य के तेज से सदृश्य अलंकित हुए। युवावस्था। प्रताप लंबी चौड़ी कदकाठी वाले प्रभावशाली व्यक्ति और चुंबक के आकर्षण वाले आवाज से समृद्ध युवराज बने। सुंदर बड़ी आंखें तथा गोल चेहरे पर सस्ती
भरी हुई राजपूती मूछें प्रताप को सहज ही राजपुरुष की भंगिमा देती थी। प्रताप के शरीर के विषय में कई अविश्वसनीय कथाएं हैं, किंतु अनेक पुस्तकों का गहन अध्ययन करने के पश्चात ये सभी कोरी कथाएं ही लगती हैं। गूगल सर्च में भी प्रताप की ऊंचाई 7 फीट 5 इंच बताई गई है, किंतु इस बात का कोई प्रमाण कम से कम लेखन को तो नहीं मिला है। यद्यपि उदयपुर के राजमहल में रखे कवच को देखकर कहा जा सकता है कि उनकी ऊंचाई 6 से 7 फीट के मध्य रही होगी। उनकी दोनों खड़ग, उनका बाला, उनकी बंदूकें और उनका लोहा कवच, ये सभी कुल मिलाकर 80 से 100 किलोग्राम के अवश्य रहे होंगे। इस प्रकार का भार धारण करके युद्ध स्थल पर जाने के लिए न केवल दृढ़ इच्छा शक्ति वरन शक्तिशाली शरीर का होना भी आवश्यक है। प्रताप के पास दोनों थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आखेट के प्रति प्रताप का उत्साह जो दशकों तक वनों में विचरण करना उन्हें पहाड़ी योद्धा का सिद्धहस्त योद्धा बनाने में बहुत सहायक रहे। प्रताप मेवाड़ के सर्वोत्तम खड़गधारियों के साथ स्वयं प्रशिक्षण लेते थे, अतः उनका खड़ग कौशल घातक था, किंतु प्रताप को भाले का उपयोग करना सबसे अधिक प्रिय था। यही मेवाड़ के अधिकांश योद्धाओं की परंपरा थी। रावत कृष्णदास चुंडावत और जयमाल राठौड़ पर प्रताप के संपूर्ण शस्त्र प्रशिक्षण का दायित्व था। चूँकि मेवाड़ के अधिकांश युद्ध पर्वतीय क्षेत्रों में लड़े गए, भाले को फेंकना, उसका दूर तक घात करना व हल्का भार मेवाड़ के योद्धाओं के लिए भाले का सर्वोत्तम अस्त्र बनता था। प्रताप को उनके शिक्षकों द्वारा सिखाया गया था कि किसी भी व्यक्ति को अपना अश्व, अपनी खड़ग एवं अपनी स्त्री को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। इन शिक्षाओं को प्रताप ने अपने आचरण में आत्मसात किया। प्रताप ने स्वयं को आखेट में निपुण कर लिया। मेवाड़ में आखेट बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता था। आखेट एक परंपरा की महत्ता और भाले, खड़ग एवं कटार इत्यादि के प्रशिक्षण का उत्कृष्ट तरीका था। इसे टीका दौड़ भी कहा जाता था। यह मेवाड़ के प्रत्येक राजकुमार को साहस की परीक्षा के रूप में यह करना ही पड़ता था। यद्यपि प्रताप की आखेट में तीव्र स्वाभाविक रुचि भी थी। यह एक विचित्र संयोग है कि अपने रात्रिलग के समय की अशांति के मध्य भी प्रताप आखेट के लिए जंगल में चले गए। दुर्भाग्यवश 1597 ईस्वी सन में आखेट करते समय जो आघात प्रताप को लगा, उसके कारण ही केवल 57 वर्ष की अल्पायु में वे परम तत्व में लीन हो गए। प्रताप स्वयं एक अनुभव द्वंद्व योद्धा थे एवं इसके प्रशिक्षण के लिए वे अपने मित्रों के साथ द्वंद्व क्रीड़ा किया करते थे। शीघ्र ही मेवाड़ की प्रजा में प्रताप के व्यक्तित्व एवं आचरण के विषय में बात फैली, तो उन्हें अपने राजकुमार प्रताप में असंख्य संभावनाएं दिखाई दी। प्रताप को पहले से ही अंदेशा था कि उनके पिता उनके स्थान पर जगमाल को अपना उत्तराधिकारी चुन सकते हैं, किंतु फिर भी उन्होंने स्वयं को इस ऊहापोह से अलग रखा। उन्होंने केवल अपने पिता के दैनिक राज्य कार्यों के निष्पादन तथा मेवाड़ राज्य के सुचारू संचालन में सहयोग किया। प्रताप में परिवार के प्रति बहुत गहरी निष्ठा थी। एक समय वर्षा काल में राज्य परिवार पिछोला झील के दक्षिणी तट पर था एवं राणा उदय सिंह अपनी रानी के साथ रामप्रसादा में थे। भीषण वर्षा के कारण एक रात राजप्रसादा में पानी भर गया। प्रताप पिछोला के दूसरे तट पर थे। वे वर्षा की चिंता न करते हुए नावें लेकर राजप्रसादा पहुँचे तथा अपने पिता एवं परिवार को सुरक्षित वहाँ से निकाल लिया। प्रत्येक संध्या को प्रताप चित्तौड़गढ़ दुर्ग से निकलकर मेवाड़ की सेवा करने वाले एवं साधारण सरदार की भांति अपनी माता के पास आते, उनके साथ रहते एवं स्थानीय लोगों से मेल मिलाप, वार्ता इत्यादि में समय व्यतीत करते। प्रताप का ज्ञान एवं राज्य कार्यों में उनकी व्यवस्था, अपने सेना नायक एवं सलाहकारों के साथ सम्मानजनक व्यवहार के कारण वे मेवाड़ के सामंतों के प्रिय बन गए थे। देवगढ़, सल्लूबर, आमेर एवं भैंसरोडगढ़ इत्यादि के सभी सामंत एवं नायक राज्य संबंधी विषयों में प्रताप से परामर्श करते और इसी कारण उनकी प्रताप के प्रति निष्ठा जीवन पर्यंत बनी रही। यही वह महत्वपूर्ण बात थी जिसके चलते प्रताप को मेवाड़ के राज्यारोहण में सहायता मिली एवं उन्होंने सफलतापूर्वक मेवाड़ पर राज भी किया। इन्हीं सामंतों की सहायता से प्रताप ने केवल राजकुमार होते हुए भी मेवाड़ की सीमाओं का विस्तार आरंभ किया। उन्होंने कर्ण सिंह चौहान को पराजित कर वागड़ पर विजय प्राप्त की, सलुम्बर के राठौड़ को पराजित किया एवं 56 का क्षेत्र भी हस्तगत किया। उन्होंने गोड़ार पर भी अधिकार कर उसे मेवाड़ में सम्मिलित किया।
इन विजय अभियानों ने मेवाड़ के हत्सोत्साही सेना के मनोबल को पुनर्जीवित किया। सैनिकों के हृदय में प्रताप बसते थे। सेना ने उदय सिंह के दशकों के शांत एवं निर्लिप्त कार्यकाल की पीड़ा को भुलाकर उत्सव मनाया, क्योंकि अब उन्हें एक जुझारू एवं साहसी राजकुमार का नेतृत्व प्राप्त हो चुका था। प्रताप का हिंदू धर्म की शिक्षाओं का प्रशिक्षण एवं उनके पूर्वजों द्वारा इस्लामी साम्राज्यवादियों के साथ किए गए संघर्ष की समझ भी ध्यान देने योग्य है। मेवाड़ के ब्राह्मणों, शिक्षकों एवं हिंदू साधुओं के लिए प्रताप के मन में असीम श्रद्धा थी। इन्हीं महामानवों की कृपा से उन्होंने मेवाड़ राजवंश के इष्टदेव श्री स्वरूप भगवान एकलिंग जी की भक्ति का प्रसाद प्राप्त किया। प्रताप धर्म की शिक्षा आचार्य राघवेंद्र द्वारा की गई थी। हिंदू धर्म में उसके आधारभूत मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने भारत की जनता पर इस्लाम बलपूर्वक थोपे जाने के विरुद्ध उनके निश्चय को और अधिक दृढ़ बनाया। प्रताप की युवा अवस्था की 2 घटनाएं यहाँ उल्लेखनीय हैं। प्रथम, अपने वीर मित्रों के साथ वनों में विचरण करते समय प्रताप की भेंट मुनि रूपनाथ जी से हुई, जो हिंदू धर्म में नाथ संप्रदाय से संबंधित थे। प्रताप उनसे बहुत प्रभावित हुए। रूपनाथ जी ने न केवल प्रताप को सनातन धर्म की नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षाएं दी, वरन उन्हें राजनीति, राजधर्म एवं युद्ध कौशल के गुर भी सिखाए, जो हिंदू धर्म में नाथ संप्रदाय से संबंधित थे। प्रताप उनसे बहुत प्रभावित हुए। रूपनाथ जी ने न केवल प्रताप को सनातन धर्म की नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षाएं दी, वरन उन्हें राजनीति, राजधर्म एवं युद्ध कौशल के गुण भी सिखाए। नाथ संप्रदाय की परंपरा के प्रणेता महान गुरु मत्स्येंद्र नाथ एवं गुरु गोरखनाथ थे, जो उत्तम श्रेणी के आध्यात्मिक योद्धा भी थे। यह कोई संयोग नहीं है कि वर्तमान समय में गोरखपुर के महंत रहे श्री अवैधनाथ जी के शिष्य महंत श्री आदित्यनाथ जी भी उसी नाथ परंपरा के अनुयायी हैं। नाथ संप्रदाय ने भारतीय उपमहाद्वीपों में न केवल ज्ञान एवं आध्यात्मिक शक्तियों से विस्तार कर हिंदू मूल्यों की स्थापना एवं रक्षा की, वरन जब भी भारतीय उपमहाद्वीपों में धर्म का अनुसरण करना मुश्किल हो गया, तो उन्होंने अपनी शक्तियों के बल पर राजाओं को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन दिया। महंत अवैधनाथ जी के गुरु महंत दिग्विजयनाथ जी संन्यास से पूर्व मेवाड़ के एक सिसोदिया राजपूत परिवार से थे। मुनि रूपनाथ जी के साथ प्रताप का संबंध जीवन पर्यंत बना रहा एवं ये मुनि रूपनाथ जी ही थे जिन्होंने मुगलों पर आक्रमण करने तथा उन्हें पराजित करने के लिए दिवेर के थाने को चुनने की सलाह दी थी। प्रताप की युवावस्था में एक और घटना हुई थी, जिसके दूरगामी परिणाम हुए। प्रताप और उनके अनुज शक्ति सिंह चित्तौड़ के निकट वनों में शिकार हेतु गए थे। यहाँ प्रताप एवं शक्ति सिंह में एक हिरण के शिकार पर विवाद हो गया एवं इस विवाद के परिणाम ने मेवाड़ का इतिहास बदल दिया। शक्ति सिंह को मेवाड़ में सत्ता के नाम से भी जाना जाता था तथा वे भी साहस एवं निर्जरता में प्रताप के समान ही थे। जब उनकी आयु केवल 5 वर्ष की थी, शक्ति सिंह अपने पिता के साथ बैठे थे। एक आयुध निर्माता अपने साथ एक कटार लेकर आया, जिससे उसने सूती कपड़े को एक ही बार में काट कर दिखाया। बालक शक्ता ने राणा से पूछा, क्या यह कटार अस्थि और मांस को नहीं काट सकती? इतना कहकर उन्होंने कटार को हाथ में लिया और स्वयं के हाथ पर ही कटार चला दी। रक्त की धार से वहाँ बिछा कालीन लाल हो उठा, किंतु बालक शक्ता के मुख पर पीड़ा, दुख या आश्चर्य का कोई भाव नहीं आया। प्रताप एवं शक्ता प्रेम पूर्वक साथ रहते थे तथा मेवाड़ के सहयोग शिक्षकों एवं शस्त्रास्त्र प्रशिक्षकों के सानिध्य में सब भली भांति सीख रहे थे। दुर्भाग्यवश उस दिन आखेट में किसी बात पर साधारणतः शांत स्वभाव के प्रताप को क्रोध आ गया। उन्होंने शक्ति सिंह को द्वंद्व युद्ध की चुनौती दे डाली। इस पर शक्ति सिंह ने चुनौती स्वीकार करते हुए कहा, पहला घात आप करेंगे या मैं? दोनों भ्राता एक दूसरे के सामने भाले तानकर खड़े थे। राजपूत रक्त दोनों ही धमनियों में उबाल ले रहा था। दोनों ही बराबर एक दूसरे पर भीषण आघात कर रहे थे। मेवाड़ के दोनों राजकुमारों में से एक की मृत्यु निश्चित थी। ऐसे में कुछ स्वामी भक्त सैनिक भागकर महल की ओर आए। उन्होंने राजवंश के मुखिया पुरोहित नारायण पालीवाल को सारा वृतांत कह सुनाया। पालीवाल पुरोहित अश्वारूढ़ हो तुरंत राजकुमारों के पास पहुँचे। पुरोहित ने दोनों राजकुमार को अलग करने के अथक प्रयास किए, किंतु दोनों ही अपने हट पर अड़े थे। पुरोहित ने भय व चिंता से कांपते हुए दोनों ही भाइयों को राजवंश की इतनी बड़ी हानि करने से रोकने का भरसक प्रयास किया। जब दोनों ही राजकुमार ने पुरोहित की प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया, तो पुरोहित पालीवाल ने सर्वत्र बलिदान दे दिया। आत्मसर्ग का वह मार्ग चुना जो राजवंश की सुरक्षा के लिए आवश्यक हो गया था।
नारायण पालीवाल ने अपनी कटार निकालकर अपनी छाती में गोप दी। दोनों राजकुमार हतप्रभ रह गए। पुरोहित ने अपने प्राण त्यागने से पूर्व प्रताप से कहा, यदि आप दोनों अब भी नहीं रुके तो ब्रह्म हत्या का दोष आपके सिर होगा। ऐसी थी मेवाड़ के गुरुओं में बुद्धिमता एवं बलिदान की परंपरा। पालीवाल पुरोहित समझ गए थे कि दोनों ही राजकुमार के युवा हट को तर्क से नहीं रोका जा सकता। एवं अपने क्रोध की ज्वाला में उन्हें ज्ञान का दीपक दिखाई ही नहीं देगा। यदि दोनों में से एक भी राजकुमार घायल हो जाता या मृत्यु को प्राप्त हो जाता तो मेवाड़ का राजवंश कभी ना समाप्त होने वाली अंतर्कलह में डूब जाता। हम हिंदुओं को पालीवाल पुरोहित जैसे मेवाड़ के शिक्षकों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए एवं प्रताप तथा अन्य महाराणाओं के बराबर सम्मान इन गुरुओं को भी देना चाहिए। इस घटना के पश्चात प्रताप ने शक्ति सिंह को मेवाड़ से निर्वासित कर दिया। शक्ति सिंह स्वयं अकबर के दरबार में चले गए। यद्यपि अपने जीवन पर्यंत शक्ति ने प्रताप एवं मेवाड़ के प्रति निष्ठा रखी तथा उन्हें समय समय पर अकबर की अगली योजनाएं, उपयोगी जानकारी इत्यादि भिजवाते रहते थे। जब धौलपुर के निकट अकबर का एक सैन्य अभियान चल रहा था तब शक्ति को अकबर के चित्तौड़ आक्रमण के विषय में ज्ञात हुआ तो उन्होंने तुरंत ही उदय सिंह एवं प्रताप को सूचना भिजवा दी ताकि वे समय रहते उपयुक्त निर्णय ले सकें। ये वही शक्ति सिंह हैं जिन्होंने हल्दीघाटी युद्ध में प्रताप को अपना अश्व देकर उनकी प्राण रक्षा का दायित्व निभाया। अंततः 1580 ईस्वी में उन्होंने अकबर का दरबार छोड़ अपने भ्राता के नेतृत्व में रहने का निश्चय किया एवं 1583 ईस्वी में हुए दिवेर के युद्ध में प्रताप के नेतृत्व में मेवाड़ के तले युद्ध किया। यह एक व्यर्थ का आक्षेप शक्ति सिंह पर लगाया गया है कि वे धर्मद्रोही थे। उनका जीवन तो ठीक इस मान्यता के विपरीत उत्कट धर्मपरायणता का प्रबल उदाहरण है। महान महाराणा प्रताप का व्यक्तित्व एवं उनके उत्थान का पथ उनके बाल्यकाल एवं युवावस्था की अनेक घटनाओं पर प्रशस्त हुआ था, जो आज हमारे लिए भी उतनी ही उचित है जितनी तब उनके लिए थी। अपने परिवार तथा परिजनों से उपेक्षित होने के उपरांत भी विशाल हृदय कैसे रखा जा सकता है। एक ऐसे राज्य में जहाँ स्वतंत्र एवं धर्म रक्त कणों में प्रवाहित होता हो, वहाँ के राजकुमार के रूप में कैसे केवल अपने कर्तव्य एवं कर्म पर ही केंद्रित रहा जाता है। कैसे आप तप एवं नियम की पालना करते हुए स्वयं को सबल एवं सक्षम बना सकते हैं। कैसे अपनी मातृभूमि एवं अपनी प्रजा के लिए भी एक पुत्र की भांति निष्ठावान रहा जा सकता है। कैसे निडर होकर धर्म की सेवा की जा सकती है। कैसे राजकुमार होने के चौथे अभिमान को त्याग एक सरल मनुष्य के रूप में अपने प्रजाजनों के साथ मिलकर आचार विहार किया जा सकता है। कैसे बिना किसी उपेक्षा के अपने परिजनों की सेवा करते हुए उनके प्रति सत्यनिष्ठ रहा जा सकता है। कैसे पिता द्वारा उपेक्षित होने के उपरांत भी कर्तव्य पथ पर अड़िग होकर चला जा सकता है। कैसे हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग उदारता व दूरदृष्टि का जीवन जिया जा सकता है। ये सब उच्च आदर्श है हमें प्रताप के बाल्यकाल व युवावस्था में उनके व्यवहार में स्पष्ट देखने को मिलते हैं। पतझड़ में जैसे वृक्षों के पत्ते गिरते हैं और फिर कोपलें फूटती हैं, उसी प्रकार धरती पर अनगिनत मनुष्य जन्मते मरते रहते हैं, किंतु यदि प्रताप हमारे हृदय में आज कल और अनादि काल तक विराजमान रहेंगे तो केवल इसलिए क्योंकि वे एक अद्वितीय मनुष्य थे जिन्होंने मेवाड़ एवं हिंदू धर्म को समाप्त होने से बचाने में अपना जीवन अर्पित कर दिया। पतझड़ में जैसे वृक्षों के पत्ते गिरते हैं और फिर कोपलें फूटती हैं, उसी प्रकार धरती पर अनगिनत मनुष्य जन्मते हैं मरते रहते हैं, किंतु यदि प्रताप हमारे हृदय में आजकल और अनादि काल तक विराजमान रहेंगे तो केवल इसलिए क्योंकि वह एक अद्वितीय मनुष्य थे जिन्होंने मेवाड़ एवं हिंदू धर्म को समाप्त होने से बचाने में अपना जीवन अर्पित कर दिया। यदि आज हिंदू जनमानस में प्रताप की छवि जीवित है तो केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने छात्र धर्म को एक शरीर दिया। प्रताप ने हमें एक आशा दी कि यदि एक अकेला राजा उस समय के सर्वाधिक शक्तिशाली राजा से लड़ सकता है तो आज हम भी भारत को विनिष्ट करने में जुटी शक्तियों को पराजित कर सकते हैं। जब तक पृथ्वी पर एक भी हिंदू जीवित है तब तक प्रताप जीवित रहेंगे, क्योंकि प्रताप एक भावना है ससम्मान व स्वतंत्र की, जिस पर काल की धूल कभी जम नहीं सकती। प्रताप ने शौर्य और साहस के बल पर इतिहास में अपनी जगह बनाई, इसलिए नहीं कि वे महत्वाकांक्षी थे, वरन इसलिए कि उन्होंने मानवीय मूल्यों को सदैव सिरोधार्य रखा, सदा सहजता से धारण किया। राजनिष्ठा, शौर्य एवं मातृभूमि के प्रति प्रेम को सदैव अपने रक्त कणों में समाकर जीने वाले ऐसे महापुरुषों को
इतिहास भी अपने सुनहरे पृष्ठों में स्थान देने को बाध्य होता है।